अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया। जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म और इसके साथ साथ बहुत सारी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं स्पेशल उन लोगों के लिए जो कि इस वक्त सैलाब जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। उनके लिए दुआ है कि जल्द अज जल्द वो इस मुश्किल से निकले। बारिश, सैलाब और हमने देखा कि फिर से बारिश हुई। कल कराची में धुआंधार बारिश हुई थी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में हो गया है इजाफा। अब ये बारिश कब तक रहेगी, कितना लंबा ये स्पेल होगा, आज बारिश होगी या नहीं, ये आज हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। इसके अलावा जब बारिश हो रही है और सैलाब से दीगर मुसीबतें भी आई हुई हैं, ऐसे में कराची में डेंगू जो है उसने सर उठाया हुआ है और डेंगू मच्छर के डंक साथ जाने ले गया है। मुतासरा अफराद की तादाद भी बढ़ने लगी है। अच्छा जी, इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर फिर पैंतरा बदल लिया। एक इंटरव्यू में कहा है कि मौजूदा हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी की अहलियत ही नहीं रखती। अगर ये इलेक्शन जीत कर आते हैं तो अपनी मर्जी का सिपह सलार तैनात कर लेंगे। तो खान साहब के ये बदलते बयानात पाकिस्तान की सियासत में क्या रंग लेकर आ सकते हैं, इस पे भी आज डिस्कशन करेंगे। नेपरा ने बिजली मजीद महंगी कर दी है। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹4.34 फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अच्छा जी, कराची में एक स्कूल ऐसा है जहां तालीम भी मिलती है और मुनशियात भी मिलती है। अब आप देखें कि दो चीज़ें एक जगह, यानी जहाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वहाँ रही है। नशई अफराद ने क्लासरूम्स को ही अड्डा बना लिया है। ये स्कूल्स कहाँ हैं, गवर्नमेंट क्यों एक्शन नहीं ले रही, और जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर कितना इस वक्त स्टेक पर है, और पेरेंट्स जो हैं क्या उनको इल्म है या नहीं, ये आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन पर आज हमने बात करनी है, जिनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाना है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सैलाब से, और जो तबाही फैसल उससे हुई है उसकी हम बात कर लेते हैं पहले। सिंध में बारिशों का नया सिलसिला है और इसने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। अगर हम थरपारकर का जायज़ा लें, वहाँ आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाबाक हो गए हैं। फिर दादू आए, जहाँ पे इस वक्त जो गांव थे वो गांव तो रहे ही नहीं हैं, वो पानी है और लोगों को ये यकीन भी नहीं आ रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान नेवी की होवर बोट्स वहाँ पे चलना शुरू हुई, वो कभी गांव हुआ करते थे जहाँ पे कश्तियाँ और नेवी की होवर बोट्स चल रही हैं। अच्छा फैसल, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने एक इंटरनेट पे पिक्चर देखी जहाँ पे बताया जाता है कि अच्छा फलानी सड़क इस साइड पे जाती है और दूसरी सड़क इस साइड। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि वहाँ पर इतना पानी था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो बोट पढ़ के अंदाज़ा हो रहा था कि यार किसी वक्त में यहाँ पे एक सड़क थी, लोग गुजरते थे, ये रास्ता इस्तेमाल करते थे। और सोचें कि अब वो ना सड़कें हैं, ना गांव है, ना देहात हैं, और वो लोग जो अपना घर बार छोड़ के, कितना मुश्किल होता है ना घर बनाना। जब हम सोचते हैं कि घर बनाना है तो तिनका तिनका इकट्ठा करके हम घर बनाते हैं, और जब वो आशियाना ऐसे बह जाए तो कितना मुश्किल होता है उस जगह को छोड़ना। बेयारो मददगार इस तरह से जैसे हम दिखाते हैं रोज़ाना के रिपोर्ट्स में कि जैसे सैलाब ज़दगाना आ रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है इस वक्त, और सिर्फ वो समझ सकते हैं फैसल क्योंकि उन पर ये गुजर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सिंध में बारिश ने सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। थरपारकर के इलाके डेपलो में आसमानी बिजली गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। उमरकोट में रिमझिम से कैंपों में मुकीम मुतासिरीन को भी परेशानी का सामना है। आफत ज़दा दादू और टंडो अलायार में भी बारिश हुई। दादू में पाक आर्मी, रेंजर्स और सिविल इदारों ने ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। भान सईदाबाद के सेम नाले में शिगाफ से तहसील सेवन की 3 यूनियन काउंसिल मुतासिर हुई। पानी फसलों में भी दाखिल हो गया। उधर वजीर आला सिंध ने दावा किया है कि ज्यादा तबाही से बचने के लिए मंचर झील में शिगाफ डालना जरूरी था। मंचर को हमें ब्रीच करना पड़ा, कट देना पड़ा, इसलिए कि हमें डर था कि अगर हम कट नहीं देंगे तो मंचर खुद ब्रीच हो जाएगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। थरपारकर में 0 पॉइंट के मकाम पर LBOD और परान नदी में मुमकिन शिगाफ डालने के खिलाफ मुतासरीन सड़कों पर आ गए। महकमा आपाशी के खिलाफ एहतजाज किया। सोहलेपट में RD पुल टूटने की वीडियो सामने आ गई। कई देहात का सक्खर और रोड़ी से राब्ता मुनक़ता हो गया। कंबर शहदाद कोट में मुतासरीन ने मवेशियों की हमरा नकल मकानी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ मटियारी में फसलों की तबाही पर काश्तकारों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा किया है।
तो ये तमाम तर सूरत हाल आपने देखी है। हमने अपनी इस प्रोग्राम से, समा के प्लेटफॉर्म से कोशिश की है कि आपको जो मुख्तलिफ़ जगहें हैं वहाँ से अपडेट करें। तो आज भी हम इस वक्त हैदराबाद की आपको अपडेट देंगे, जहाँ से हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ अली मौजूद हैं। इसके अलावा सक्खर से हम आपको मुसलसल अपडेट किए रखे हुए हैं, जहाँ पे दावे ये थे कि पैरिस बनाए जाएंगे, लेकिन साहिल जोगी वहाँ हमारे साथ मौजूद है। हम देखते हैं कितना पैरिस बना है। और जहाँ सबसे ज़्यादा तबाही हुई है, सिंध में तो बहुत तबाही हुई है, जहाँ से अभी तक ये ख़बरें इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके नहीं आ रही हैं कि वहाँ असल तखमीना क्या है। बलूचिस्तान, क्वेटा, वहाँ से हमारे नुमाइंदा आतिफ हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम इम्तियाज़ अली का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त हम और आप सब एक नेगेटिव ऑरा में हैं। जब सैलाब की बात होती है तब हम देखते हैं कि तबाही है, बर्बादी है, लेकिन कुछ मस्बत चीज़ें भी हो रही हैं। इम्तियाज़, आप जिस टेंट सिटी को आपने पहले दिखाया था, वो कैसे चलाया जा रहा है, वहाँ पे सूरत हाल कैसी है? और हमें ये भी इतलात मिल रही है कि कुछ तालीम का सिलसिला भी वहाँ चल पड़ा है। जी फैसल, इस टेंट सिटी में आज से तकरीबन 10 रोज़ कबल हमने दिखाया था, जबकि सिंध के किसी अजला में इस किस्म की कोई टेंट सिटी हमें नज़र नहीं आई थी। दौरान सैलाब कवरेज हम मुख्तलिफ अजला में गए थे, तकरीबन मुख्तलिफ शहरों में भी गए थे, तो ऐसा कोई सिस्टम हमें नज़र नहीं आया था। ताहम हैदराबाद की जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, उन्होंने जो है टंडो मोहम्मद खान रोड पर लेबर स्क्वायर पर यहाँ पर सरकारी ज़मीन है जहाँ पर टेंट सिटी कायम किया था। 300 से ज़ायद टेंट सिटी लगा दिए गए थे। उनको तमाम तर जो मुतासरीन हैं खैरपुर ज़िला दादू के मुख्तलिफ जो है तहसीलों से और सिटी से जो आने वाले मुतासरीन हैं वो यहाँ पर, इसके अलावा कंदकोट कश्मीर की तरफ से भी जो है सैलाब मुतासरीन यहाँ पर आए हुए हैं। तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है यहाँ पर मुतासरीन रह रहे हैं। उनकी तमाम तर रहने का बंदोबस्त, खाने पीने की अशिया और सहूलतें दीगर और सफाई सुथराई के निज़ाम। इम्तियाज़, अगर आप कैमरामैन से कहें हमें दिखा सके कि कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, कैसे उनको तालीम दी जा रही है, तो प्लीज़। जी बिल्कुल फैसल, सबसे हैरत की बात यह है कि मैं कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखा दें, यहाँ पर जो टीचर है वो खुद जो है वो सैलाब से मुतासिर है और इसी टेंट सिटी में रह रही है। और इसके अलावा 130 से ज़ायद बच्चे हैं जो कि तालीम जैसे जेवर से जो है ना यहाँ पर आरास्ता हैं, वो तालीम हासिल कर रहे हैं। कई बच्चों से हमारी बात हुई है, बच्चों का ये कहना था कि हम स्कूल जाते थे मगर सैलाब आया था, सैलाब ने हमारे स्कूल को भी जो है पानी बिल्कुल। और इम्तियाज़, ये बड़ी ज़बरदस्त आप स्टोरी लेके आए। हम आपके पास दोबारा आएंगे और जिस वक्त हम आखिर में आपके पास दोबारा आएंगे, कोशिश कीजिएगा जो टीचर हैं इनसे आप हमारी बात भी कराइएगा। अभी हम जरा सक्खर का रुख कर लेते हैं महक। हाँ, सक्खर का रुख करते। साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद है। साहिल बताएगा सक्खर में क्या सूरत हाल है? कौमी शाहराह पर जो लोग बैठे थे अब वो हादसात का शिकार होने लगे हैं। सक्खर की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ी बातें हुई थी, कहा जा रहा था जी कि इसे फलाना बना देंगे, डिमाका बना देंगे, बना कुछ भी नहीं, जो था वो भी बर्बाद हो गया। तो अभी आप यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? बच्चे और स्पेशली ख़वातीन से मुतालिक मुझे बताइएगा। जी देखें महक, हम इस वक्त जो है सक्खर के कौमी शाहराह से, यहाँ पर जो हज़ारों के तादाद में सैलाब ज़दगान आए हुए हैं और उन्होंने आर्जी तौर पर खेमे लगाए हैं। हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इनको टेंट सिटीज़ काम करके दी जाएगी, लेकिन इनके लिए कोई खेमा बस्ती जो है वो कायम नहीं की गई। तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सड़क के किनारे पर, ये आपको मेरा कैमरामैन शाहिद अली जी दिखाएगा कि यहाँ पर जो है आर्जी इन्होंने खेमे बनाए हुए, इनकी जो चारपाई हैं वो भी सड़क के किनारे पर पड़ी है और यहाँ पर ये सोने पर मजबूर होते हैं। और मैं इस हवाले से बताता चलूँ कि सिंध बलूचिस्तान की ट्रैफिक जो यहाँ से गुज़रती है और बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ियों का गुज़र होता है, जब कोई मुखैर हजरात या तंजीमें इनको राशन देने आती है तो गाड़ियों के पीछे जो है भूख के मारे और गुर्बत के मारे ये जो सैलाब ज़दगान है, बच्चे ख़वातीन दौड़ पड़ते हैं, तो उससे जो है काफ़ी हादसात सामने आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अब सैलाब के बाद बीमारियों का और बीमारियों के बाद जो है वाक़यात जन्म ले रहे हैं, हादसात जो जन्म ले रहे हैं। 2 हफ्तों में जो है 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हुए और 3 शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
और बीमारियाँ यहाँ पर फूट पड़ी है, गैस्ट्रो, डायरिया, मलेरिया, क्योंकि ये बेचारे जो यहाँ पर रह रहे हैं इनको पानी की सहूलत नहीं और कोई साफ इनको खाना नहीं मिल रहा है, तो इस हवाले से यहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी है। बच्चे जो है, ख़वातीन, बुजुर्ग जो है बीमारियों में मुब्तला है और काफ़ी बच्चे जो है वो जांबक भी हो चुके हैं बीमारियों के बायस। तो यहाँ पर इनकी हालत बहुत ही बेयार, मददगार और बेबस हमें नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर हुकूमत की जानिब से कोई प्रॉपर नमूने नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर मोटरवे पुलिस की जानिब से एक आगाही मुहिम शुरू की गई है कि जब भी कोई राशन देने आए तो इनको कहा गया है कि ये खेमों में रहें और इनको खेमों तक राशन पहुँचाया जाए। और मोटरवे पुलिस ने ये भी किया है कि जो भी जितनी मदद हो सकती है और जितना लोग आगे बढ़ सकते हैं और जितनी अपनी मदद आपके तहत इनकी मदद की जा सकती है उतना ही हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई खातिर खा इंतजामात यहाँ पर नहीं देखे गए हैं। साथ रहिएगा। आतिफ का रुख करते हैं, कोयटा में आतिफ मौजूद है। आतिफ, आप मुझे बताएं यहाँ पर क्या सूरत हाल है? लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर है? कुछ बहाली का काम शुरू हुआ है या जो बहाली का काम शुरू करने का कहा गया था वहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामी की जानिब से, वो सिर्फ कहा ही गया था, अभी अमली तौर पर हुआ कुछ नहीं है? जी बहुत शुक्रिया। सूरत हाल बलूचिस्तान में कुछ इस तरह है कि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं उनको बहाल किया जाएगा, लेकिन एक छोटी सी मिसाल है जिस इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसका नाम है चश्मा चुज़ई। यहाँ से 3 हफ्ते कबल जो है सैलाब से पुल मुतासर हुआ था। चश्मा चुज़ई का पुल है जो चश्मा चुज़ई के इलाके और शहर को आपस में मिलाता है, लेकिन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब तक जो है ये पुल तामीर नहीं किया गया है। अपने कैमरामैन अब्दुल वहीद से मैं कहूँगा कि ये पुल की सूरत हाल आपको दिखाएगा। सामने वो पुल जो है ये तकरीबन 200 फुट का हिस्सा है, इतने साथ बहा के ले गया था। न सिर्फ ये बल्कि ये जो दूसरा इसका हिस्सा है ये जुड़ता है इस पुल के साथ जो नीचे एक छोटा सा गांव है उससे जाके मिलता है। आज 3 हफ्ते हो चुके हैं। सूरत हाल ये है कि अभी तक जो है इस पुल को तामीर नहीं किया गया है। बाकी रह गए जहाँ तक बहाली के दावे, कोई ऐसी सूरत हाल जो है ग्राउंड पे ऐसी इकदाम नज़र नहीं आ रहे कि जिससे ये कहा जाए कि हुकूमत की जानिब से बहाली के काम जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो जहां पर अपनी मदद आप के तहत लोग अपने जो टूटे हुए मकानात हैं या जो टूटी हुई सड़कें हैं उनको तामीर करने में जो है मसरूफ़ हैं। इस पुल की ही मिसाल ले लें, लोगों को दुश्वारी थी बहुत आने जाने में, तो उन्होंने खुद अपनी मदद आप के तहत नीचे नदी से जो है लोगों ने और जो अपनी मदद आपके तहत रास्ता यहाँ से निकाल लिया है। आप हमें आतिफ कोयटा से अपडेट कर रहे थे और यकीनन ये मुख्तलिफ हलकों तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे कि पुल नहीं है, लोग खुद ही ट्रैवल कर रहे हैं। कब बनेगा ये पता नहीं है, लेकिन जहाँ पे इस तरह की कहानियाँ होती हैं वहीं पे रेजिलेंस की भी कहानियाँ हम आपको सुनाते हैं। जैसे कि इम्तियाज़, जैसे हम हैदराबाद में मौजूद हैं। इम्तियाज़, वो टीचर से बात कीजिएगा, बताइएगा इनका नाम, ये कहाँ की सैलाब मुतासरा हैं ये भी बताइएगा, और क्यों पढ़ा रही हैं, क्या आखिर इनका विजन है ये भी बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त स्कूल जो है वो जारी है। आपको बताएं 2 शिफ्टों में जो है ये स्कूल यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है यहाँ पर तालीम जारी रहती है। हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, हम उनसे मालूम करेंगे उसका नाम भी। सबसे पहले तो आपसे मादरत ख्वाह हैं कि आप तालीम जो है ना बच्चों को दे रही थी और हमने आपको डिस्टर्ब किया। ये बताइएगा कि आप किस जिले से ताल्लुक है आपका और क्या आप भी मुतासरा हैं? आपके शहर का इस वक्त क्या कंडीशन है और बच्चों को तालीम क्यों देना मतलब आपने जरूर समझा? मेरा नाम दुआ है, मैं दादू जिले से आई हूँ। मेयर सिटी की साइड में मेरा विलेज है लॉन्ग तो वहाँ से मैं आई हूँ। वहाँ सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा पानी हो गया था, जो कि हम यहाँ निकल आए। सैलाब की वजह से ही आए हैं यहाँ हम भी मुतासरीन हैं, इन बच्चों की तरह हम भी हैं यहाँ। और मैं बहुत अच्छा समझती हूँ MDF की टीम का, MDF का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने इतना अच्छा सोचा बच्चों के लिए, उनका टाइम बचाया, उन्हें खराब होने से बचा लिया, उनका टाइम बच गया। मैं बहुत शुक्र। कैसा लग रहा है आप बच्चों को तालीम दे रही हैं? मुख्तलिफ यहाँ पे पूल बैठे हुए हैं उनको, और कौन कौन से क्लास के यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं जिनको तालीम दी जा रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इनके साथ मेरा भी टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। और यहाँ अभी 1 क्लास के बच्चों को तालीम दी जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे भी स्टडी करेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर 1 क्लास से जो है बच्चों को तालीम दी जा रही है। कुछ ऐसे भी बराबर में एक टेंट है, वहाँ पर जो है ये बस आपने इम्तियाज़ ये चीज़ बताई है। हम बिल्कुल ये देख रहे हैं कि जहाँ पे एक जानिब तबाही बर्बादी के मनाजिर हैं, वहीं लोग अपनी मदद आपके तहत, कहीं वो अगर पुल गिरा है तो ख़ुद उन्होंने सड़क बना ली है, और कहीं पे अगर कोई उस्ताद मुतासर हुआ है, कोई उस्तानी मुतासर हुई है, तो उसने बजाय बैन करने के वहाँ जो बच्चे आए हैं कैंप में उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त आपने ये चीज़ बताई है। हमारे साथ मौजूद थे इम्तियाज़ हैदराबाद से, सक्खर से साहिल और कोयटा से आतिफ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने लोग अपनी मदद आपके तहत इस वक्त खड़े हुए हैं और ख़ुद वो तमाम तर काम कर रहे हैं जो शायद मुख्तदर हल्कों का काम है। ऐसे में एक समाजी कारकुन हैदर अली बिजारानी उस सैलाब मुतासरीन की खिदमत में पेश हैं। ज़िला कश्मीर की तहसील तंगवानी में एक दिन में 10,000 लोगों को पका हुआ खाना उन्होंने फराहम किया है। यही नहीं बल्कि सैलाब मुतासरीन को मच्छरदानियाँ, पीने का साफ पानी और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। हम बार बार यही बात भी कर रहे थे कि बजाय इसके कि आप कहीं जी राशन देना है, ये पका हुआ खाना उन तक पहुंचाना और जो बुनियादी ज़रूरियात है, मच्छरदानी हो गई, पीने का साफ पानी, स्पेशली मेडिसिन बड़ी ज़रूरी है। तो मीर हैदर अली बजरानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। क्या ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि किन किन एरियाज़ में आप गए, सिचुएशन आपने क्या देखी, और क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि हम ये कहें कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो खुदा न खासा ये चीज़ें अलार्मिंग पॉइंट तक जा सकती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक ज़िला कश्मीर तहसील तंगवानी से है, और आप लोग को मैं इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड देता हुआ चलूँ तो ज़िला कश्मीर की जो पॉपुलेशन है वो लगभग अराउंड 11 लाख है, और तंगवानी की अगर बात करें तो इसकी पॉपुलेशन अराउंड 3 लाख लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन है। टोपोग्राफी की मैं अगर बात करूँ तो अगर आप एल्टीट्यूड देखें तो तंगवानी तालका इस ज़िले का लोएस्ट लाइंग रीजन है। तो जितना भी पानी जो बलूचिस्तान में था और जो बरसात हुई थी यहाँ पे, उसका पानी यहाँ आगे क़याम कर गया और स्टैग्नेंट वाटर हो गया यहाँ पे, तो उससे लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। 36 घंटे इस तालके में लगातार बरसात हुई है, रुकी 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी है, तो उसमें लोगों की छतें गिरी हैं, कुछ लोग घर से बाहर आ गए थे। पानी यहाँ पे 4-4, 5-5 फुट तक खड़ा रहा था, तो उसमें काफ़ी लोग मरे भी हैं। और मेरा जो रिलीफ वर्क जो था वो कराची से ही शुरू हो चुका था जब मैंने अपनी डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी। यहाँ पे एड पहुँचना एक तरीके से नामुमकिन थी, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ मिलके ही पहले ये काम शुरू किया जाए। तो यहाँ पे मैं जब मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा था, रास्ते में ही मुझे लोग रोडों पे नजर आ रहे थे। शुरू में तो जब मैं कराची में था तब रोड्स जाहिर थे ही नहीं, रोडों के ऊपर पानी था। और मैं एक इलाके से जा रहा था, वहाँ पे एक लाइव स्टॉक का यहाँ पे काफी लोग बिजनेस करते हैं, उनकी भैंसें मर गई थी। एक घर में गया, वहाँ पे तो उनके 2 महीने का बच्चा भी मर गया था। तो सिचुएशन इस तालके में बहुत अलार्मिंग है, अभी भी बहुत अलार्मिंग है। यहाँ तक एड पहुँचती नहीं, क्योंकि ये जिला भी आखिरी जिला एक तरीके से सिंध का, जिसके साथ घोटकी जिला लगता है। इसकी ये बॉर्डर करता है पंजाब और बलूचिस्तान के सूबों के साथ। और जो सबसे ज्यादा डैमेज जो हुआ था इस तंगवानी तालके में हुआ था, और आप लोग को पता होगा कि इंडस हाईवे जो है वो भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है, रोड्स पूरे बंद हो चुके हैं। अच्छा हैदर भाई, एक मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ। यकीनन हम देख भी रहे हैं किस तरीके से, और क्योंकि आपने खुद का लो लाइंग एरिया है, सारा पानी इधर एक कप की तरह, एक बोल की तरह यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अच्छा, हमने देखा जो लोग हैं करना चाहते हैं मदद, उनको नहीं पता कि कैसे की जाए। ये जहन में आपके कैसे आया कि जी बजाय कि आप सूखा राशन दे जाएं, इसको पका हुआ सारा खाना दे जाएं? कितनी तैयारी लगी उसमें, कितने लोगों को आपने हैंड ओवर किया, ये बताइए। देखिए, मेरे कराची से तकरीबन 25 से 30 दोस्त थे जिन्होंने वॉलंटरली यहाँ पे आने का फैसला किया था। मुझे डोनेशंस मिल रही थी, लेकिन पैसे अगर एक बंदे को दे देंगे वो काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑन फुट ऑन ग्राउंड भी लोगों की जरूरत है। जब बरसात हो रही थी, जब शुरू में मुतासरीन आ रहे थे, तब हर किसी के पास बर्तन नहीं थे, सब अपने घर छोड़ के भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। तो हमने ये सोचा था कि लोगों को राशन देने के बजाय शुरू में हम लोग पहले उनको पका हुआ खाना दें।
एक दिन में हमने 10,000 नहीं, हमने इसको काफी दिन हमने इसको चलाया है और हमने 10,000 लोगों को 2 टाइम का खाना डेली दिया है, ताकि लोगों को एटलीस्ट खाना मिल सके, जो पका नहीं सकते उनको मिले। जब आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन बेहतर हुई है, उसके बाद हमने लोगों को राशन देना शुरू किया है, जहाँ पे बर्तन भी दिए, उनको मस्कीटो रिपेलेंट्स दिए, अद्वियात दी हमने। चूंकि हम लोग हर किसी को केटर नहीं कर सकते थे, महदूद वसाइल थे, हमने अपील यही की थी अपने दोस्तों से, और मुझे बैरून मुल्क से भी लोगों ने मुझे डोनेशंस दी थी। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से लोगों को एड फराहम करें। उस चीज का फायदा नहीं जो चीज आप दे दो और आगे जो मुतासिर है वो इसको इस्तेमाल ना कर सके। तो हमारा एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने रिलीफ काम करने का फैसला किया था। सही है। मेरे खुद 25 से 30 दोस्त मेरे घर आए थे, और मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरे घर हर उस बंदे के लिए खुले हैं जो आके खुद अपने हाथ से यहाँ पे रिलीफ वर्क करना चाहता है, क्योंकि लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। मुझसे जितनी पर्सनल कैपेसिटी में मेरी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकती है मैं करता हूँ, लेकिन ये काम एक बंदे का नहीं है, यहाँ पे एक मास कोलैबोरेशन की जरूरत है। और मैं सिर्फ अपने जिले की बात नहीं कर रहा, सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान जितनी भी आफत है, ये हुकूमत भी अकेले नहीं कर सकती, अवाम, हुकूमत, सबको यकजहती के साथ इस नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा हैदर, मुझे ये बताएं कि इस एरिया में जो कि आप बता भी रहे हैं वहीं के हैं, आप बेहतर समझते होंगे, कितना टाइम लग सकता है, कितना टाइम टेकिंग कि यहाँ से पानी निकले और लोग वापस नॉर्मल लाइफ अपनी रूटीन जो है उस तरफ जाएं, कितना वक्त दरकार है? देखिए, पानी तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और हमसे भी जितना हो रहा है हम भी ट्रैक्टर्स के थ्रू अपनी मशीनें लगा के, मोटर्स लगा के एरिया से पानी निकाल रहे हैं ताकि वो कनाल में जाए और पानी वहां से निकल जाए। लेकिन मसला यहाँ पे खत्म नहीं होता। आप देखें, इस सैलाब की वजह से लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। जो इनका रोजगार था वो इन फसलों के ऊपर डिपेंडेंट था। इन्हीं फसलों से जब उनकी इनकम आती थी, इन्हीं फसलों से ये कुछ हिस्सा अपने खाने पीने के लिए रखते थे, वो तबाह हुआ है। तो कंटिन्यूस एड की जरूरत है। ये सिर्फ एक वन ऑफ नहीं है, रिहेबिलिटेशन कॉस्ट तो और ज्यादा है। तो अगर आप टाइम की आप बात करें तो टाइम आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसका ना मैं कर सकता हूँ ना कोई कर सकता है। इसमें हम लोगों को कंटिन्यूस एड देती रहनी होगी, और जब तक ये रिहेबिलिटेशन फेज, अभी हम रिहेबिलिटेशन फेज में ही नहीं आए, अभी तो हम अभी तक डिजास्टर फेज के अंदर हैं। अभी तक हम रिहेबिलिटेशन फेज में इतना एक्सपेंडिचर इसके 10 टाइम ज्यादा होगा, लेकिन हमें इस फेज में, डिजास्टर फेज में जल्द से जल्द हमें यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि अगर लोग बचेंगे तो रिहेबिलिटेशन फेज होगा ना। लेकिन हैदर, वही बात है ना, बहुत सारे लोग ये समझने से कासिर हैं कि लोग बचेंगे तभी आप जो है वापस लोगों को नॉर्मल रूटीन पे, तभी आप उनके वोट हासिल करेंगे ना। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। ज़रा आगे बढ़ते आपको बताएं कि दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाब से बचाने पर वज़ीर आज़म की सिविल और मिलिट्री हुकाम को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 36 घंटे के दौरान 3 किलोमीटर के बंद बांधने का इक़दाम लायक तहसीन है। M8 से लैंड स्लाइडिंग हटाकर बलूचिस्तान की आखिरी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि दादू ग्रिड स्टेशन को सैलाब से बचाने पर वज़ीर आज़म की सिविल और मिलिट्री हुकाम को शाबाश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 36 घंटे के दौरान 3 किलोमीटर का बंद बांधने का इक़दाम लायक तहसीन है। M8 से लैंड स्लाइडिंग हटाकर बलूचिस्तान की आखिरी शाहरा भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि कराची में थोड़ी सी बारिश ने पूरे शहर का बुरा हाल कर दिया। पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट यानी II चंडीगढ़ रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। बरसाती पानी ने एक बार फिर पाकिस्तान चौक को चोक कर दिया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची में आग बरसाते सूरज की वजह से दोपहर 12 बजे तक शहर शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में था, लेकिन फिर अचानक काठोर और गुलशन हदीद की तरफ से आने वाली काली घटाओं से दोपहर में ही अंधेरा छा गया। बहरिया टाउन से शुरू होने वाली मूसलाधार बारिश का सिलसिला बिन कासिम, मलीर, कायदाबाद, लांडी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी टाउन, न्यू कराची और नॉर्थ नाजमाबाद से होता हुआ गुलशन इकबाल,
कोरंगी और जिला जुनूबी तक जा पहुंचा। कुछ देर की बारिश से आई चंडीगढ़ रोड फिर डूब गई। एकदम से हो गई तो 5 मिनट जैसे हम गाड़ी में बैठे इतनी तेज बारिश हो गई। अब हमें पता नहीं था, हमारी गाड़ी भी खराब हो गई। इतनी देर से अब हम फंसे हैं, सारे लोग इतनी मुश्किल से जा रहे हैं। बहुत सख्त बारिश हुई है, पूरा रोड डूब गया। नॉर्थ कराची में शादमान का खूनी नाला फिर उबल पड़ा और शहरियों के लिए खतरा बन गया। बंस रोड, उर्दू बाजार और आर्ट्स काउंसिल के अतराफ पानी जमा होने से स्कूल वैन, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस गयीं। वजीर आला मुराद अली शाह वो बड़े बड़े नाले का दौरा कर लेते हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में, उनको क्या पता चलता है यार गाड़ियों का, ये गरीबों से पूछो। कराची में अचानक बारिश ने महकमा मौसमियात की पेशगोई को फिर गलत साबित कर दिया। बारिश होते ही के इलेक्ट्रिक के 150 फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली चली गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 32 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 28 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सैयदा जीनत, अहमद रहमान खान, हुजैफा खान, साद साबरी और मुदस्सर नजीर के साथ खुर्शीद आलम, समा कराची। तो ये तो कल बारिश का हाल था, आज भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि बादल बरसने से पहले तेज़ हवा के झक्कड़ भी चल सकते हैं। दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जा सकता है। तो आज भी कराची में बारिश होगी, कल भी बारिश हुई थी कराची में, लेकिन आज होने वाली बारिश कितनी धुआंधार हो सकती है, इसी पर बात करने के लिए डायरेक्टर मेट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज कराची का मौसम कैसा रहेगा? बारिश होगी और अगर होगी तो कितनी शिद्दत के साथ होगी? कल से ज़्यादा होगी या हम देखेंगे कि कल से कम बारिश हुई है कराची में? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, कल तो ज़्यादा होगी, कल से कम होगी। आज इम्कान यही है कि कहीं लाइट और कहीं मॉडरेट रेन है आफ्टरनून में या इवनिंग में इम्कान है। कल जो बारिश हुई उसकी पेशन कोई परसों तो नहीं थी, लेकिन कल सुबह हमने उसको रिवाइज करके कर दिया था। असल में ये लोकल डेवलपमेंट जो होता है इसकी पेशन गोई जो है ना वही मतलब ज़्यादा एडवांस में नहीं कर सकते। एक जो कराची के जनूब मशरक़ में इंडियन गुजरात वगैरह पे लो प्रेशर बना हुआ था, कुछ उसका फैलाव ऊपर तक आया, जो पिछले 2-3 दिन से हमीरपुर खास, थरपारकर और बदीन उन डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश हो रही थी, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। तो उसी की एक्सटेंशन कराची तक पहुंची और साथ में जो हीटिंग और मॉइस्चर इतना था, नमी बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से उसको बिल्डअप मिला और एक आध घंटे में ही वो सारा समा बन गया और तेज़ बारिश हो गई। तो वो उस रात जो लो प्रेशर है असल में, या वो माइल्ड लो प्रेशर है, एक तो सेंट्रल इंडिया पर मौजूद है जो पाक लो प्रेशर है और एक इधर गुजरात पर मौजूद है। ये पूरी समझ लें कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो सेंट्रल इंडिया का इलाका है, इस पूरी पे लो प्रेशर एरिया प्रिवेल कर रहा है और उसके असरात हमारे ईस्टर्न या सदर्न सिंध तक हैं। और कराची में उसी के इन्फ्लुएंस में फिर आज भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इवनिंग या आफ्टरनून के बाद या फिर इवनिंग में बारिश हो सकती है, कहीं हल्की कहीं दरमियानी। अच्छा सरदार साहब, ये जहाँ जहाँ इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, क्या वहाँ भी बारिश की सूरत हाल होगी? एक और दूसरा ये कि क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ इस पर हमें बताइएगा, पानी रिसीड करना क्या शुरू हो चुका है? हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ से पानी कितने अरसे में उतर सकता है? देखिए, जो बारिशी पानी है ना वो तो एक्चुअली अब उसका अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे सिंध की अगर हम बात करें और बलूचिस्तान के भी जो मैदानी इलाके हैं खासकर, वहाँ का कोई ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का नहीं है कि पानी आज खुद निकले। तो उसके बाद अगर मौसम खुश्क रहे मुसलसल और धूप निकले अच्छी तेज़, तो एवापोरेट कुछ उसी तरह से रिसीड हो सकता है, या ये कि कुछ ड्रेनेज का आर्जी इंतज़ाम किया जाए तो ही हो सकता है। हाँ, दरियाई पानी या दरियाई सैलाब जो था, रिवर फ्लड जो उधर से क्रिएट हुआ था KPK में, तो ज़्यादा बारिशें हुई थी, फिर बतदरीज आगे बढ़ते बढ़ते वो अब रिसीड होना शुरू हुआ है। अब कल तक तो 5,80,000 6 लाख क्यूसेक के दरमियान चल रहा था, पोल्ट्री पे हाई फ्लड था, लेकिन आज उसका फ्लो काफ़ी कम हुआ है, यानी 5,30,000 क्यूसेक से 5,60 तक इसके दरमियान है, लेकिन स्टिल हाई फ्लड है पोल्ट्री पे। लेकिन अब उसमें रिसीड होना शुरू हो गया है। और जो दूसरा दादू साइड से मंचर लेक का पानी आ रहा था बादलों में, तो उसको भी अब दायरे जब सिंध दरियाई सिंध में पानी देने की कैपेसिटी पैदा हो रही है, उसमें दरियाई सैलाब रिसीड होने की वजह से, तो उम्मीद है कि पानी 1-2 दिनों में फिर बादलों से किसी हद तक उतर जाएगा। ठीक है। जहाँ तक बारिश का है, सैलाबी इलाकों में फॉर्चुनेटली जो सेंट्रल और अपर सिंध के इलाके हैं जहाँ ज़्यादा
अलबत्ता साउथ ईस्ट सिंध जो है वो पारकर, बदीन, ठट्ठा और मीरपुर खास, ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके साथ सांगड़ और खैरपुर के भी कुछ इलाकों में, और हैदराबाद और कराची में भी आज इधर हल्की या दरमियानी बारिश का इम्कान है। और खासकर थरपारकर, मीरपुर खास और बदीन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर अगले 2-3 दिन हल्की फुल्की बारिश, कहीं हल्की कहीं दरमियानी चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, और सरदार साहब अगर बात करूँ मैं बलूचिस्तान की, तो वहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ पर तो हम नहीं देखेंगे कि बादल बरस रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में भी वर्स्ट कंडीशन देखी गई सैलाब के हवाले से, तो प्लीज़ वहाँ के वेदर के हवाले से बताइएगा। जी, बलूचिस्तान की भी जो जनूबी अजला हैं, जैसे लसबेला डिस्ट्रिक्ट और खुजदार डिस्ट्रिक्ट और हब, यहाँ पर लसबेला और हब में कल बारिश दोबारा हो गई, और आज भी इम्कान है वहाँ पर एक आध दिन मतलब इस तरह का स्पेल, कहीं पर मॉडरेट और कहीं पर लाइट रेन है। और इसी अलबत्ता उधर जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान है, जो जनूबी पंजाब के साथ लगता है, उनका बारखान डिस्ट्रिक्ट, और दूसरे उस तरफ जो जोब है केपी के साथ लगता है, तो जोब, बारखान और किला सैफुल्ला और कोलू, उन इलाकों में है बारिश आज भी, कल भी। कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ स्पेल तो नहीं है, लेकिन मॉडरेट टाइप है। और इसी तरह से जो जनूबी अजला है वहाँ पर भी, और जनूबी अजला ही आपको याद होगा लसबेला डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था बलूचिस्तान का, तो वहाँ पर कल दोबारा से बारिश हो गई और आज भी इम्कान है बारिश का, तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि मसाइल अभी मौजूद है बारिश। सरदार साहब, आपने जनूबी अजला की बात की, तो ज़रा जल्दी से मुझे पंजाब के हवाले से बता दें कि वहाँ क्या सिचुएशन रहेगी? थ्रू आउट वीक बारिश होगी नहीं होगी? क्योंकि लाहौर, फैसलाबाद, यहाँ पर तो बादल बरस रहे हैं, कभी हल्की कभी तेज़ बारिश देख रहे हैं, मेरी कल भी थी, कहा जा रहा है कि आज भी होगी। प्लीज़ आपके पास क्या अपडेट है? जी, उधर है अभी इम्कान बारिश का। जी, पिछले 4-5 दिन से जो ख़ासकर नॉर्थ पंजाब है और इस तरह से केपी के बेशतर इलाके और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, उन सब एरियाज़ में अच्छा तेज़ स्पेल चल रहा है। उसकी वजह ये कि मानसून करंट्स भी पहुंच रही हैं और उधर से एक वेस्टर्ली वेव भी गुजर रही है, जो शुमाली बलूचिस्तान से होते हुए उन इलाकों से गुजर रही है, तो इस वजह से वो स्पेल बारिश का चल रहा है। और अगले 2 से 3 दिन एटलीस्ट ये चलेगा, कहीं पर मॉडरेट रेन, कहीं पर लाइट, जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पर हैवी फॉल्स भी हैं, कहीं कहीं मुतवक्की। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। सो अगेन एक स्पेल और है जो कि पंजाब में भी मौजूद, कराची में भी, और जैसे फैसला आपने पूछा भी जो सैलाब से मुतासर इलाके वहाँ पर क्या सीन है बारिश का, तो कहा यह जा रहा है कि हल्की या तेज़ बारिश हो सकती है वहाँ पर भी। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमारी नुमाइंदा फ़रा रब्बानी इस्लामाबाद के एक ऐसे नौजवान से मिलवा रही हैं जिसने बनाई ऐसी मशीन जो गंदे से गंदे पानी को भी साफ़ कर सकती है। ये मशीन पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, आपको ज़रा दिखा देते हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। पाकिस्तान का कोई भी सूबा इस वक्त ऐसा नहीं है जहां पर सैलाब ने तबाही ना मचाई हो। पानी की वजह से सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो भी पानी का आ रहा है। वो कैसे कि बारिशों की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ और पीने का जो साफ़ पानी है वो लोगों की पहुंच से दूर हो गया है। ऐसे में पाकिस्तानी एक नौजवान उभर कर सामने आए हैं जिनका काम तो काफ़ी पुराना था, लेकिन शायद उसको शनाख्त उस तरह नहीं मिल रही थी। ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये बेसिकली बॉक्सेस हैं पाकिस्तानी नौजवान हमजा के शाहकार जिन्होंने ये बनाया हुआ है। वो चकवाल के रिहायशी हैं। उन्होंने चकवाल में अपने घर से ये इनिशिएटिव लिया और आज ये पूरे मुल्क के सैलाबज़दा इलाकों में सैलाबज़दगान की मदद कर रहे हैं। 10 लाख के करीब इसकी कॉस्ट बनती है। सोलर से ये चलती है। हमजा में थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे फिल्ट्रेशन का तरीका कार। फिल्टर का मकसद ये है कि जो आलूदा और गंदा पानी है, चाहे वो सैलाब का हो या वो बोरहोल से हो, उसको साफ़ करना। जो गंदा पानी है उसका ये रिजल्ट है। पानी को इस्तेमाल करने से पहले उसका लैब का टेस्ट कराया जाता है PCR WR के साथ WHO स्टैंडर्ड के ऊपर। उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेक की जाती है और बैक्टीरियल कॉम्पोजिशन भी चेक की जाती है। अब आप ये समझें कि इस आफत के दौरान, फ्लड के दौरान, जिस बंदे को चॉइस होगी कि वो इस तरह का आलूदा पानी पिए जहाँ पर बॉक्स से निकलता हुआ पानी पिए, तो वो लैब के टेस्ट का 7 दिन इंतज़ार नहीं कर सकता। जो फील्ड में ऑपरेशनल सोल्यूशन है वो ये आपके टेस्ट ट्यूब्स वाले टेस्ट हैं।
And what these test for is the presence or absence of bacteria. There is no chemical in this. This is removal using filtration of micron as well as ion exchange. जहाँ सैलाब की बात की जाती है, ढेर सारे पानी की बात की जाती है, वहाँ पे ये जो बीमारियाँ हैं, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये सारी चीज़ें वो सबसे ज़्यादा बात की जा रही थी। अब हमजा के हाथ में 2 ग्लास हैं, वो चाय नहीं है, वो वही गंदा पानी है। यही पानी है जो कि फिल्टर होके आया है। ये मैं भी आपको पी के दिखा देता हूँ। ये चीज़ कहना बड़ी ज़रूरी है कि जो पानी मैं किसी गांव में, देहात में, रिलीफ कैंप में किसी को भी देना चाहूँगा, बुज़ुर्ग को, बच्चे को, उससे पहले मुझे श्योरिटी होनी चाहिए कि मैं उसको पी सकता हूँ। क्या आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर ट्रेन भी कर रहे हैं कि बनता कैसे, इस पे काम कैसे होता है? क्या कोई ऐसा सिलसिला भी शुरू किया हुआ है? जिनको हमारी टेक्नोलॉजी की, साफ़ पानी की ज़रूरत है, और वो लोग स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, अब्रॉड या अदरवाइज़, जो वॉलंटियर करना चाहते हैं पाकिस्तान की बेहतरी और इस्तेकाम के लिए, उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। सैलाब के अंदर हमारे पास चैलेंज ये था कि क्या हम इस मुल्क की आफत है उसको मीट करने के लिए इस तरह सैकड़ों और डब्बे बना सकते हैं, और ये आसान नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। 8 साल हम इसमें मेहनत कर चुके हैं। सैलाब का तो अभी एक मामला शुरू हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं। अगर कोई अपने इलाके के लिए ख़रीदना चाहे तो क्या ऐसी भी चीज़ मुमकिन है? ये बॉक्स कमर्शियल बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। हम सिर्फ उन इदारों के साथ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो हमें अप्रोच करे, और इदारे फैलाई इस तरह के हैं जो उन गाँवों में इसको पहुंचा सकें जहाँ पे हमारा अपना शायद अभी रीच नहीं है। क्योंकि देखिए, हम एक यंग कंपनी है, हमने कभी काम शुरू किया है, हम ये प्रोक्लेम नहीं कर सकते कि हम पूरे पाकिस्तान में खुद ही अकेले ही कर लेंगे। दिन में 1 से 1.5 से 2 डब्बे हम तैयार कर सकें, जो एक बड़ा चैलेंज है। हम इंशाल्लाह उसको मीट करेंगे। मुल्क को अपलिफ्ट करना है तो टेक्नोलॉजी के साथ होगा, वो यूथ के प्रोग्रेशन के साथ होगा। फॉर प्रॉफिट हम काम नहीं कर रहे, नॉन कमर्शियल बेसिस पे है। जो हमारा साथ लेना चाहे हम उसे सिखाएंगे भी। हमारे जो बहुत सारे वर्कर हैं, साथी हैं, वो भी इन्हीं कम्युनिटीज़ से हैं जहाँ पे हम काम करना चाहते हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। वी आर थिंकिंग ऑफ दिस एज अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस इन पाकिस्तान। वी आर थिंकिंग ऑफ दिस एज एन एजुकेशन क्राइसिस इन पाकिस्तान। सिर्फ ये एक मशीन नहीं है, एक चीज़ नहीं है जो कि सिर्फ सैलाबज़दा इलाकों में, सैलाबज़दगान के लिए इस्तेमाल होगी, बल्कि ये जो है पूरे पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो सकती है। क्योंकि पानी के मसाइल, गंदे पानी के मसाइल तो हर जगह पर हमें देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जो दूसरे लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, उनको सिखाया भी जाएगा। कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कम्युनिटी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। ना सिर्फ सैलाब के दिनों में बल्कि सैलाब के बाद भी आप इन चीज़ों को याद रखें और इनको इस्तेमाल करने का, यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर बाहर से कोई चीज़ आई हुई हो तो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ अच्छी होती है। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी ऐसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं जो बाहर जाएंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। और हमजा और इन जैसे दीगर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि इस कोशिश में, इस एफर्ट में लगे हुए हैं। जी, पाकिस्तान में आफात से निपटने के लिए पूरा निज़ाम मुकम्मल गैर फाल है। ये तहलका-खेज़ इंकशाफ सदर मुमलिकत को पेश की गई एक रिपोर्ट में किया गया है। तफसीलात देखिए हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट में। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कुदरती आफात से निपटने के बारे में अपनी स्पेशल रिपोर्ट सदर को पेश कर दी। रिपोर्ट ने मुल्क में सैलाब से निपटने के फरसूदा निज़ाम का पोल खोल दिया। रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि मुल्क में 12 साल तक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ही कायम न की जा सकी। पाकिस्तान कौमी मौसमी तब्दीली की काउंसिल और अथॉरिटी मुकम्मल गैर फाल है। 5 साल तक इस काउंसिल का कोई इजलास तक नहीं हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का कयाम भी नहीं हो सका। मुल्क में बिल्डिंग कोड एक्ट तक नहीं बनाया जा सका। डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी का कयाम एक ख्वाब ही रहा। डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग हिकमत अमली पर भी अमल न किया जा सका। पंजाब में सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाया गया और ना ही पॉलिसी वज़ा की गई। कौमी मौसमी तब्दीली पॉलिसी के तहत कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। ये रिपोर्ट इंकिशाफ करती है कि जिलाई सतह पर कुदरती आफात से निपटने के लिए स्टाफ न होने के बराबर है और मालूमात का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। जाहिद गशकोरी, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
इमरान खान की आम इंतखाबात तक नया आर्मी चीफ तकर्रुर ना करने की तजवीज़ पर हुकूमत और इत्तेहादियों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कमर जमा कायरा कहते हैं ऐसी तजवीज़ के पीछे कोई ना कोई ज़ाती मकसद होगा। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि इमरान खान की मंशा नहीं चलेगी, होगा वही जो आइन और कानून कहता है। कोई और बात, आज कुछ और बयान। सियासतदान पूछ रहे हैं, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती के मामले को फिर मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की तो वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा को जाती मफाद की बू आने लगी। खान साहब के पास अब कोई जवाब नहीं है इस तरह की तजावीज देने का। कल एक और बहस थी खान साहब का, आज एक और बहस है और ये भी उनका इरादा दुरुस्त नहीं है। कोई मेरा अंदाजा ये है कि वो साफ हाथों से ये बहस नहीं कर रहे, बल्कि इससे भी कुछ वो अपना कोई और मकसद निकालना चाहते। नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती का मामला हसास है, जिसे इमरान खान ने चौथी मर्तबा मुतनाज़ा बनाना चाहा। हद होती है ज्यादती की। ये चौथी कोशिश है कि आप इस मनसब को एक दफ़ा फिर सियासत की नज़र कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को मुकम्मल ये इख्तियार हासिल है कि जब इन आर्मी चीफ की टर्म पूरी होती है तो वो आइन में दिए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक नेक्स्ट आर्मी चीफ का इंतखाब करें, और वो करेंगे अल्लाह के फजल से। हमें इमरान खान साहब के मशवरे की ना जरूरत है और ना हम उसे किसी खाते में लिखते हैं। हुकूमती और इत्तेहादी रहनुमाओं ने दो टोक बताया कि शहबाज शरीफ वही करेंगे जो एक वजीर आजम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करता है। इस सब पे तजिया लेते हैं। ज़ैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैगम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नियाज़ से गुफ्तगू करने के लिए। बदले बदले से सरकार में मेरे नज़र आते हैं। अगर कल के इंटरव्यू के हवाले से ये कहा जाए तो भेजा ना होगा ज़ैगम साहब? जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब का जो तर्ज़ सियासत है वो बज़ाहिर ये तासुर देते हैं कि वो बहुत इनफ्लेक्सिबल हैं, वो इधर से टस से मस नहीं होते, इधर से उधर नहीं होते, लेकिन हकीकत ये है कि वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और जब उन पर दबाव पड़ता है या हालात की जो ज़रूरत होती है उसके मुताबिक वो एडजस्ट करते हैं। अब अदालत का मामला देखिए, पहले उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा ब्लफ किया जाए, उन्होंने साथ में ये कोशिश की कि अपने लोगों को ये तासुर दिया जाए कि वो माफ़ी नहीं मांग रहे, ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जिनका मतलब माफ़ी था लेकिन टेक्निकली वो माफ़ी का लफ्ज़ नहीं था। तब वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि वो तो उसी दिन भी माफ़ी मांगने को तैयार थे और अभी क्या मसला है। जहाँ तक दूसरे आर्मी चीफ के तयन की बात है, देखिए मेरा नहीं ख्याल वो एक नया रास्ता निकाल रहे हैं और अभी तक वही बात वो कह रहे हैं जो पहले कह रहे थे, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इसके पास मैंडेट नहीं है और ये एक जायज़ हुकूमत नहीं है और इनको इख्तियार नहीं है। अब सवाल ये है कि अहलियत का तयन कैसे करेगा और कौन करेगा। अहलियत का तयन हुकूमत की, हुकूमती अहदेदारों की जो अहलियत है उसका तयन पाकिस्तान का आइन करता है। पाकिस्तान के आइन ने इस बात का तयन किया है कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं उनकी तकर्रुरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं। तो ये मसला नहीं है जैसे वो कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी को हक़ नहीं है, नवाज़ शरीफ को हक़ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन उन्होंने तो तकर्रुरी नहीं करनी। तकर्रुरी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करनी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हक़ है। अगर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते तो उनका हक़ होता, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म होते तो उनका हक़ होता, इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो उनका हक़ होता। आइन में ये लिखा हुआ है। इस तरह तो पाकिस्तान की ममलिकत, पाकिस्तान का आइन एक मजाक बन के रह जाएगा कि कोई एक लीडर ये कहेगा कि जो आइन में लिखा हुआ है उस तरीके से नहीं होगा, जिस तरह मैं कह रहा हूँ आप उस तरह कर लो। तो कौन सी तकर्री इस तरीके से हो सकेगी, मुमलिकत का निज़ाम किस तरीके से चल सकेगा। तो ये तो एक अफसोसनाक तर्ज अमल है। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ैगम साहब, आर्मी चीफ की तैनाती, तकर्री, ये एक बड़ा सेंसिटिव सा मामला है, बड़ी सेंसिटिव सी ये सीट भी है। जैसे खान साहब ने इसको मुतनाज़ बना दिया है, आपको नहीं लगता कि खान साहब का इसको मुतनाज़ बना देना या उनका जो ये तर्ज सियासत है कि आप इदारों को हिट करते हैं और इतनी अहम तकर्री को, इतनी अहम तैनाती को आप इतना मुतनाज़ बना देते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या इस पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम किसी भी पॉलिटिशियन को इस तर्ज सियासत में ना देखें? आप ठीक कह रही है। देखिए, दो चीज़ों में सियासतदानों को भी और हम सब को फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक होता है इस्टेब्लिशमेंट का रोल, यानी जब मिलिट्री के कुछ अफसरान वो रोल अदा कर रहे होते हैं जो उनका आइनी रोल नहीं होता, जिस पे की मुखालफत की जाती है, यानी आइनी रोल से जब हट के होता है इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो उसकी मुखालफत की जाती है और आम तौर पर जो मिलिट्री है उस तनकीद को, बाज़ औक़ात बहुत सख्त तनकीद होती है, वो बर्दाश्त भी करती है। लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है, वो चीज़ होती है कि मिलिट्री का जो अपना रोल है,
इंस्टीट्यूशनल रोल है। अगर उस नाक घुसड़ा जाए या डिस्टर्ब किया जाए तो उससे इंस्टीट्यूशन पे फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे पहले भी इमरान खान साहब का जो एक मामला आया और एक टेंशन डेवलप हुई, वो मिलिट्री के अंदर अपॉइंटमेंट्स के मसले पर ही था, ISI के चीफ के हवाले से भी था, जिस पर वो उन्होंने पहले वो कुछ डट गए और बाद में पीछे हट गए, जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही थी उस हवाले से भी। अभी भी आप देखिए कि जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, अब ये इस्टेब्लिशमेंट का मामला नहीं है। ये मसला ये नहीं है कि आर्मी चीफ जो हैं वो क्या कोई रोल कर रहे हैं और कौन सा रोल ठीक है कौन सा नहीं है। ये तो सीधा सादा जर्नैलों में से 5-6 जर्नैलों में से एक जर्नैल की तकर्री का मामला है। और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, इसका तो मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री की हाई कमांड है उनकी क्वालिफिकेशन पे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं हुआ। हम यही समझते हैं कि जो 5 बेहतरीन जर्नैल होते हैं उसमें से वज़ीर आज़म किसी को भी अपनी सवाबदीद के मुताबिक पिक करें तो कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद जाहिर है आर्मी चीफ बनने के बाद सबकी फ़र्क हो सकता है, कुछ ज़्यादा बेहतर होगा, कुछ कम होगा, कुछ ने माशाल्लाह भी लगाए हैं, लेकिन वो तो बात की बात है ना। इसी तरह जिस तरीके से हम वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं तो बाद में फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। लेकिन आर्मी चीफ के तकर्री के प्रोसेस को मुतनाज़ा बनाना एक तरफ तो ये मिलिट्री के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी तरफ इस सारे प्रोसेस में वो पाकिस्तान के आइन पर सवाल उठा रहे हैं और एक बार फिर आइन को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के आइनी अख्तियारात को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, और जबकि उनकी पूरी पार्टी एक बार फिर जो सिविल मिलिट्री पाकिस्तान का तनाज़ा है उस पर भी आवाज़ बुलंद कर रही है, लेकिन जो सिविलियन वज़ीर आज़म है उसके अख्तियारात को भी तस्लीम नहीं कर रही। राइट ज़ैगम साहब, ये जो है एक स्टेटमेंट अपनी मर्ज़ी का ला सकते हैं जब ला सकते हैं। ये बात ये नहीं है कि वज़ीर आज़म को सवाब दी थी, इसके पीछे चीज़ कोई और छुपी हुई है, ठीक है। क्योंकि जहां आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आता है, सेंसिटिव इशू है, इट्स ऑल ऑन मेरिट। सीनियरिटी के मामलात हैं, 5 नाम भेजे जाते हैं और उसमें से जो भी बेहतर वेल सूटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, उनका नाम सामने आता है। लेकिन जो खान साहब ने ये बात की है कि जी वो चाहें तो अब ऐसा कर लें वैसा कर लें, ये कोई इतना सादा बयान नहीं है। जी बिल्कुल सादा बयान नहीं है, ये बड़ा सोचा समझा है। इससे पहले जो इमरान खान अदारों पर दबाव डाल रहे हैं वो भी एक सोचा समझा है। आपको बाज़-औक़ात वो एक ऐसा बयान देते हैं, आपको लगता है कि शायद भूल चूक हो गई और वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन उसको फिर जिस तरीके से वो एक नया रुख देते हैं और आगे लेकर बढ़ते हैं तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आता है कि इसके पीछे एक उनकी स्ट्रेटजी है और उसको लेकर चल रहे हैं और कोई मकसद है जिसको वो हासिल करना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सादा नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। और इसको अगर एक पैराए में देखें, अगर खान साहब की आप पॉलिटिकल स्ट्रगल और अगर ये जो एंटी PMLN, एंटी पीपल्स पार्टी नैरेटिव देखें तो ये पॉलिटिकल स्कफल तो चलता रहता है। पिछले कुछ महीनों में पहले उन्होंने वो रैंक्स की बात की जो एक निजी टीवी पे चला, यानी कि उन्होंने एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की विद इन द मोस्ट डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूट not only in Pakistan but one of the most disciplined institutes of the world। तो ये एक जो सिलसिला और तसलसल चला आ रहा है, सिर्फ बयान ही सादा नहीं, ये पूरे एक प्री प्लान्ड एक पूरी स्टेटमेंट सीरीज ऑफ स्टेटमेंट चलती आ रही हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि रिवायती तौर पर पाकिस्तान में सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट पर एतराज़ करते रहे हैं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनाइज जो मिलिट्री के अपने मामलात हैं उसको अवॉइड करते रहे हैं, और बदतरीन हालात में भी किसी सियासतदान ने ये कोशिश नहीं की कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर तकसीम करने की कोशिश करे। ये इमरान खान कर रहे हैं, ये इमरान खान ही कर सकते हैं, ये किसी और की मजाल नहीं हो सकती, किसी और को इतनी लंबी रस्सी मिलती भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैगम साहब, जो करंट सियासी सूरत हाल है उस हवाले से आप अपना तजिया दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं शो में। कराची का एक ऐसा सरकारी स्कूल आपको दिखाते हैं जिसके तलबा तालिबात को मौत के रास्तों से गुजर कर तालीम का सफ़र तय करना पड़ता है। इस स्कूल में ये मासूम बच्चे देख रहे हैं आप, खिज़र आज़म ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले ये देखते हैं फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 651B का सरकारी स्कूल तलबा का मुस्तकबिल रोशन बनने के बजाय बर्बाद हो रहा है। नशा आवर अफराद की भरमार है, नशा आम है,
तालीम को खतरात लाहक हैं। इस स्कूल में स्टूडेंट्स की हाजिरी कम मगर नशई अफराद की हाजिरी बहुत ज़्यादा है। स्कूल इंतज़ामिया हो, अहले इलाका या तलबा व तालिबात के वालिदैन सब दरख्वास्तें दे देकर थक गए हैं। कौन है जो इनकी सरपरस्ती कर रहा है कि ये धंधा रुकने का नाम नहीं ले रहा। कैमरामैन इमरान खान के साथ खजर आजम, समा, कराची। ये सिचुएशन देख के ये सवाल उठता है कि जब हमारा मुस्तकबिल इस तरह का होगा तो फिर अब आप ये सोचें कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है। जब वो लोग ऐसे जो कि देखने वाले हैं, शायद उनकी नज़रों से रिपोर्ट गुजरी होगी, लेकिन करना कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं करना क्योंकि जाहिर है कि ये गढ़ जो बन चुका है, इसके पीछे फैसला कोई ना कोई तो एक चेन होगी ना। असल मसला है ना सरकारी स्कूल जो हैं, यही सरकारी स्कूल, इनमें हमने देखा कि सहूलियात का फुकदान है, हम चुप करके बैठ गए। इन्हीं सरकारी स्कूल्स में हमने देखा कि जानवर तक बांधना शुरू कर दिए गए, चुप करके हम बैठ गए। इन्हीं सरकारी स्कूल्स में हमने देखा कि तालीम का सिलसिला नहीं है, इनको कूड़ादान बनाया गया है, कचरा इलाके का इन सरकारी स्कूलों में डंप करते रहे, हम चुप रहे। आज अगर मज़ीद चुप रहे, मज़ीद खामोश रहे तो ये जो नशे की लत है इन मासूम, मैं इस वक्त ये गल्प इन नहीं कर पा रहा, मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। छोटे बच्चे, आप सबके घरों में भी छोटे बच्चे होंगे, क्या अगर आपको कल मालूम हो कि आप अपने छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को अगर एक जगह भेज रहे हैं जहां वो पढ़ रहे हैं, मैं कि ये सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ नशे की चीज़ नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे ये समझ में, दिमागों पे असर, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं बच्चे। अब मैं कहना भी नहीं चाह रहा कि वो क्या हो सकता है उन बच्चों के साथ, अगवा कर सकते हैं। और जैसे हमने जब रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने एक बूढ़ी शख्सियत है जो ये इस ख़तरे का इजहार कर रहे थे कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खा के वहाँ पर कोई ज़ैनब जैसा वाक़या हो सकता है। हम अभी अपनी बेटी ज़ैनब को नहीं भूले, हम इस तरह के किसी और वाक़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसी पर बात करने के लिए माहिर क़ानून ज़िया अवान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुझे ये बताएगा कि मुस्तकबिल के ममार मनशियात के साए में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं, उनके अंदर खौफ है, क्या वजह है कि मनशियात फरोश जो हैं वो कानून के शिकंजे में नहीं आ पाते? ऐसी क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं या क्या खौफ है, क्या माइंड है, प्लीज़ बताइएगा। देखें, मैं तो जब ये बात मैंने सुनी है तो मैं बहुत अफसरदा हुआ था कि जो इदारे हैं ये क्या कर रहे हैं। जिन डायरेक्टर्स को दरखास्तें दी हैं हेडमास्टर ने, स्कूल के डायरेक्टर्स को, उनको भी अपनी सीट से जाना चाहिए, उनको भी बरतरफ होना चाहिए। और जो वहाँ का SHO है या SSP है या DIG है, उसको वहाँ नहीं रहना चाहिए, उसको कोई मॉरल उसका नहीं है कि वो वहाँ पे रहे। क्योंकि जो हालात हमारी बच्चियों के साथ मैंने देखे उस स्कूल के, और जो जिस तरह मंशियात वहाँ बिक रही है और इस्तेमाल हो रही है वहाँ, वो ये एक अलग बात है कि वो हमारे नौजवान या जो इवन शादीशुदा मर्द इन मंशियात में जा रहे हैं, उनको इसमें डालने वाला कौन है? डालने वाले वो बेचने वाले लोग हैं। अच्छा ज़िया साहब, इलाका मकीनों की दरख्वास्त पर पुलिस ने एक्शन भी किया, लेकिन फिर मनशियात फरोश दोबारा बाहर आ गए। इस हवाले से कोई कानून मौजूद है? अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो बंदा फरियाद लेके कहाँ जाए? ये लोग जालिम लोग हैं। मैं समझता हूँ कि इनके जुल्म के लिए लोगों को, इलाके के मकीनों को उठना चाहिए। इलाके के काउंसलर अगर वो मिलावा नहीं है वहाँ का, या MPA जो अगर वो मिलावा नहीं है उन मंशियात फरोशों के साथ, या वहाँ का SSP जो मिलावा नहीं है, या DIG जो मिलावा नहीं है, या SHO जो मिलावा नहीं है। मैं मिलावा इसलिए कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो हमें रिपोर्ट्स आती हैं वो यही आती हैं कि ये लोग सारे मिले हुए लोग हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो कैसे इजाज़त दे रहा है? अगर दीवारें टूटी हुई हैं वो बनती कैसे नहीं है? वो जितने खंडरात में देख रहा था जहाँ पे वो बैठे हुए नशा कर रहे हैं और सिर्फ 100 बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं समझता हूँ कि हम तो वडेरों को रोते हैं कि जो इंटीरियर सिंध में जो गोस्ट स्कूल खोले हुए बैठे, ये भी एक गोस्ट स्कूल है। इसको क्यों नहीं फोकस करते? और हमारे एजुकेशन पे जो एक्टिविस्ट हैं, जो NGO हैं, उनको उस पर बात करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये समा ने ये जो चीज़ आइडेंटिफाई की है, आई रियली अप्रिशिएट, मैं इसकी बहुत तारीफ़ करूँगा कि आपने इतनी दिलेरी से इतना स्ट्रॉन्ग काम किया है। और मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के बाद ज़रूर इस पर अमल होगा। अच्छा ज़िया साहब, सरकारी स्कूल्स में हमारी तालिबात भी ज़ेर तालीम है इस वक्त। हमने ज़ैनब केस देखा था, अभी तक हम भूल नहीं पाए और शायद मरते दम तक हम नहीं भूलेंगे। कानून क्या कहता है?
देखें, ये जो हमारे स्कूल्स हैं यहाँ भी बहुत सारी ज़ैनब पढ़ रही हैं और उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। उनके साथ रेप भी हो सकता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी हो सकती है, उनको हरासमेंट भी है। हरासमेंट तो हो ही रहा है, टीचरों के साथ भी हो रहा है। बिल्कुल। तो इसको रोकने के लिए हमें फौरी तौर पे इस पर कदम उठाना पड़ेगा। हमारे उन इदारों को जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिसमें मैं दोबारा नाम लूँगा, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल का डायरेक्टर, पुलिस, SSP, DIG, दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स हो चुकी हैं, हेडमास्टर कर चुके हैं। एग्जैक्टली, हेडमास्टर्स कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फैसल वही बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल ये है क्या कब सुना जाएगा? उस वक्त जब कोई खुदा न खासा बड़ा सानहा हो जाएगा तब सुना जाएगा, तब फ़ोन उठाया जाएगा, तब बात की जाएगी, तब आवाम के सवालों का जवाब दिया जाएगा और तब एक मासूम सा मुँह बना के जो है मजम्मत कर दी जाएगी और मायूसी का इजहार कर दिया जाएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब शो में बात करेंगे कातिल मच्छर की। कराची में डेंगू मच्छर के वार जारी हैं। बुखार के बायस 24 घंटों के दौरान 7 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 125 अफराद में डेंगू बुखार की तस्दीक हो गई है। रवा माह डेंगू वायरस से मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। और मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया है। रवां साल पोलियो वायरस से मुतासरा बच्चों की तादाद इस तरह 18 हो चुकी है। आपको बताएं कि विफाकी वजीर बराए सेहत ने मुल्क में पोलियो के एक और केस की तस्दीक कर दी है। वजारत सेहत के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 3 माह के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। रवां साल मुल्क में सामने आने वाले पोलियो केसेस की तादाद 18 हो चुकी है। और रुपया कमज़ोर होने लगा, डॉलर की कदर फिर से बढ़ने लगी है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि सैलाब के नतीजे में दरामदी बिल में मतवक्के इजाफा रुपए की कदर में कमी की वजह बना है। तो इस पर बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज एक्सपर्ट मलिक बोस्तान से। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। हमने देखा था कि काफ़ी अरसे जो है वो डॉलर ऊपर रहा, फिर रुपये ने थोड़ी सी मजबूती दिखाई, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी जान दिखाई, लेकिन अब एक बार फिर डॉलर जो है वो हावी होता जा रहा है। मेन वजह क्या है? बड़ी वजह तो हमारी बदकिस्मती है। बस अल्लाह ताला हमारे पे रहम करे और पाकिस्तान के सैलाब ने हमारी तमाम उम्मीदों में पानी फेर दिया है। और जो आपने देखा रुपया मुस्तकम हो रहा था, बड़ी यानी कि हर तरह से अच्छी खबरें आ रही थी, स्टॉक बेहतर हो रहा था, लेकिन ये पानी सैलाब ने जो है ना वो बड़ी तबाही मचाई और हमारा इस वक्त जो 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ इस वक्त तीसरे हिस्से पे पाकिस्तान के 1/3 हिस्से पे जो है पानी खड़ा है और जिधर भी देखे जो है पानी पानी नज़र आ रहा है और हर चीज़ पानी पानी हो गई है। तो इसमें हमारे तकरीबन अरबों डॉलर का जो बैग है, मैं समझता हूँ हमारी कपास जो कि वाइट गोल्ड जैसे कहा जाता है वो बिल्कुल तैयार थी, उसके फूल खिल चुके थे और लोग अरेंजमेंट कर रहे थे कि वर्कर को लाएं और इसको चुन के हम अपने जो उसको बेचें और एक्सपोर्ट करें। बड़ा बैड लक हमारी इसी तरह चावल और गंदम की पानी खड़ा है और वो सारी तबाही की तरफ है। तो हुकूमत ने इस चीज़ को देखते हुए आपको देखे ड्यूटी फ्री कर दी। जो भी चीज़ें इम्पोर्ट करनी थी, जिन पर बड़ी भारी ड्यूटियाँ थी, सैलाब ज़दगान की और आबादकारों की मदद के लिए उन्होंने ड्यूटी जब फ्री की है। और बैड लक हमारे जो नज़दीक तरीन मुल्क है वो ईरान और अफगानिस्तान है, उन पर इकनॉमिक इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, उनको बैंकिंग चैनल किसी तरह भी ऑपरेट नहीं हो रहे। तो वो जितना भी उनसे कैश पे काम हो रहा है और उनकी कैश डॉलर की डिमांड बढ़ गई। इस वक्त जो पहले हमारा कोयला 6 मिलियन डॉलर का पर डे कोयला आ रहा था, अब दूसरी खाने पीने की चीज़ें जो हैं दोनों ममालिक से तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर उन्हें रोज़ चाहिए हमें जो ये चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो इस पर हमारी बोझ बहुत आया हमारी मार्केट पे और उसका सारा इसी तरह जब से हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है, जो भी यहाँ से जाएगा या आएगा डिक्लेयर करेगा अपनी करेंसी को, तो उसमें सप्लाई हमारी आने वाले लोग भी अब नहीं लेके आ रहे, वो हुंडी हवाले के जरिए अपने पैसे लेके आ रहे हैं, साथ नहीं लेके आ रहे। ये हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और यहाँ से जो जा रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंटें वहाँ जाके कर रहे हैं, कैश वो भी नहीं लेके जा रहे। बहुत कम वही लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। पहले क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जो होती थी वो 2 से 3 मिलियन डॉलर बैंक हमसे खरीदते थे, अब उनकी बढ़ के 7 से 8 मिलियन डॉलर पर डे हो गई है, यानी 50% उसमें इजाफा हो गया। और वो बैंकों ने भी अब 2 रेट कर दिए हैं। अब इम्पोर्टरों के लिए उनका रेट अगर फर्ज किया कल 230 था और जो क्रेडिट कार्ड की जो उन्होंने पेमेंट खरीदी है वो तकरीबन
237 रुपये 236 रुपये में ख़रीदा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है कंट्रोल नहीं आ रही। और जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, उनको प्लेटफार्म ही नहीं दिया गया है, ना तो वो बैंकों से ख़रीद सकते हैं, ना भी एक्सचेंज कंपनियों से ख़रीदते हैं। तो वो अब ब्लैक मार्केट उनके लिए चोर दरवाज़ा है। उस चोर दरवाजे में जब जाते हैं तो वो जो ब्लैक मार्केट के ऑपरेटर बैठे हैं वो उनको ब्लैक मेल करके बड़े हाई रेटों पे बेचते हैं, तो जिसकी वजह से हमें भी फिर महंगा ख़रीदना पड़ता है। अगर मैंने रिक्वेस्ट की है स्टेट बैंक से, मिस्टर साहब से, कि आप जितने भी है इनकी कोई बाकायदा इनकी जैसे इम्पोर्टर की आपने लाइन लगाई, इनको भी लाइन क्यू में लगा के इनको NOC दे दें और हमारे से डॉलर ख़रीद रहे हैं, क्योंकि ये जब हमसे ख़रीदेंगे तो हम कम रेटों में उनको देंगे, लेकिन ब्लैक मार्केट में जाएंगे तो ब्लैक मेल हो गए, महंगा ख़रीदेंगे। और पाकिस्तान की यही वजह है कि पाकिस्तान का रुपया जो इतना मजबूत हुआ था और दोबारा गिरने की तरफ जा रहा है। तो हमें इस पर ऐसी चीज़ें, जैसे मिफ्ता साहब ने आप देखा, वैसे तो जो भी सलाबजदगान को देखता है उसका कलेजा मुँह को आता है और रोने लग पड़े आपने सामने मीडिया के सामने। तो उन्हें दर्द है मुल्क का, तो एहसास है हर आदमी को, हर आदमी की आंख नम है। पूरे पाकिस्तान जो है इस वक्त जो बीमारियाँ फैली हुई हैं, और वहाँ जो लोग गए हैं वो कहते हैं बादलों के मच्छरों के बादल मंडरा रहे हैं और पानी के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कौम से मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारे लोगों ने बड़े ही कुर्बानी दी और वहाँ पहुँचे, हुकूमत भी पहुँच रही है। तो हमें पाकिस्तानी कौम ने अपने भाइयों की मदद करके उनको बहाल करना है। बिल्कुल मलिक साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। और ये मेन रीज़न है कि भाई डॉलर जो है वो ऊपर क्यों जा रहा है। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे बहुत सी खबरें आपके सामने रखेंगे, साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और दीगर खिलाड़ी एशिया कप में शिरकत के बाद दुबई से निजी एयरलाइन के जरिए लाहौर पहुंच गए। बाबर आजम के हमरा नसीम शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर, चेयरमैन PCB रमीज़ राजा और दीगर अमला भी एयरपोर्ट पहुंचा। बाबर आजम की एयरपोर्ट आमद पर शायकीन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। खिलाड़ियों को वेलकम करने के लिए उनके अहल खाना भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। कुछ मद्दाहों ने कौमी हीरोज़ के साथ सेल्फीज़ भी ली। डेजर्ट सुपर लीग का 10वां सीज़न सिर्फ 4 दिन की दूरी पर है। समा TV मीडिया स्पॉन्सर होगा। दुबई में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे। समा TV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस ने मेहमानों को एजाजी शील्ड्स पेश की। क्रिकेट से आगे के अज़ाइम, जी हाँ, नई दोस्तियां कायम करना और क्रिकेट के फरोग का मकसद डेजर्ट सुपर लीग का कामयाब 10वां सीजन अपनी पूरी आबोताब से शुरू होने को है। दुबई जेम्स वर्ल्ड एकेडमी में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम मेहमान खुसूसी थे। वसीम अकरम ने तलबा से कायदाना खिताब किया और अपने तजुर्बात शेयर किए। लेजेंड क्रिकेटर ने न सिर्फ तलबा के हौसले बढ़ाए बल्कि तलकीन की कि कभी हथियार नहीं डालने, कामयाबी की सोच लेकर हर सूरत हाल का सामना करना है। Play cricket, think cricket and make sure winning matters. Winning does matter. There is no number 2. डेजर्ट सुपर लीग का 10वां सीजन 17 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका मीडिया स्पॉन्सर समा TV है। डेजर्ट सुपर लीग के ऑनर उमर हयात के हमरा सीजन 10 की तकरीब में सवाल जवाब का दिलचस्प सेशन हुआ। समा TV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक, जेम्स वर्ल्ड एकेडमी की CEO साइमा राना और को फाउंडर फुटप्रिंट रियल एस्टेट हामिद शबीर भी मौजूद थे। 10 years we've been doing this. We started with 4 teams. Tariq Barsa was a young man back. No, he's still a young man. 10 years ago we started, and here we are today with 104. I think it goes up by the minute. We're running 106 teams. We've had proper brand alignment now. No cigarette company is actually sponsoring sport, any sporting event in the world. तकरीब के अख्तिताम पर समा TV के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस मोहम्मद राजिक ने वसीम अकरम को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड पेश की। DSL के ऑनर उमर हयात और दीगर मेहमानों को भी एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। कराची के निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने एक ऐसा आला तैयार किया है जिसकी मदद से बारिश के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। रिपोर्ट कर रही हैं सैयदा जीनत।
कराची की निजी यूनिवर्सिटी के तुलबा ने नकारा अशिया से माहौल दोस्त कारामद अशिया बनाने का बीड़ा उठा लिया है। पानी की बढ़ती किल्लत और बारिश के पानी के ज़िया को सामने रखते हुए तुलबा ने प्लास्टिक की खाली बोतलों और पाइप की मदद से एक आला तैयार किया है जो बारिश के गदले पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने की सलाहियत रखता है। 500 फीट पर भी अब पानी मौजूद नहीं है क्योंकि हमने ज़मीन से पानी जो है वो सब निकाल लिया है और वापसी हमें ज़मीन में भेजना भी तो है, तो हम इस प्रोसेस के ज़रिए ज़मीन में पानी की सतह को ऊपर कर सकते हैं। हमारे रोडों पे पानी जमा हो जाता है या रूफ टॉप पे पानी जमा हो जाता है। जो रूफ टॉप पे पानी जमा होता है वो हम इसके ज़रिए प्योरीफाई करके और अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस के तलबा ने ज़मीन में नमी का तनासुब जांचने का भी आला तैयार किया है जिसकी मदद से पानी ज़िया होने से बचाया जा सकेगा। सॉइल और फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये फार्मर को इस तरह फैसिलिटेट कर सकता है कि उसकी एक तो वो इकोनॉमी ग्रो कर सकता है। तो ये एक मशीन है जो कि बीप करती है और जो बताती है कि कितना मॉइस्चर लेवल है फार्मर के लिए। तजुर्बाती बुनियाद पर आलात की तैयारी से न सिर्फ असातिज़ा बल्कि तुलबा भी खुश हैं और चाहते हैं कि उनकी हुकूमती सतह पर पजीराई हो। गवर्नमेंट को इन आइडियाज़ को पिकअप करना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं कि वो आइडियाज़ लेकर आते हैं, तो उनको चाहिए उस पर वर्क करें, उसको बड़े पैमाने पे आगे लेकर जाएं। मुझे अच्छा वाटर प्यूरिफिकेशन लगा कि गंदे पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं ना, उससे हम बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। मेन पर्पस इसका जो है दैट इज़ अबाउट क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्या। तुलबा की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे जिनके जरिए कुदरती माहौल को महफूज बनाने का पैगाम दिया गया था। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर मुनफरिद आइडियाज़ लिए तालिब इल्म मुंतज़िर हैं तो सिर्फ हुकूमती तवज्जो के, जो इस शहर के मसाइल के साथ साथ मुल्की मसाइल को हल करने में भी दिलचस्पी रखते हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। गिलगित बल्तिस्तान का इलाका गाछे सेब की पैदावार के हवाले से मशहूर है, जायके का तो जवाब ही नहीं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेलिंग सीड फार्म में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे आकब में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर। यहाँ पर जो दरख्तों पर लदे सेब आप देख सकते हैं, आला क्वालिटी के सेब यहाँ पर। ये महकमा ज़राअत की बाग है यहाँ पर ज़िला गांची के। इस वक्त हमारे साथ इसी बाग के हवाले से और इस सेबों के जो फ़रोख्त करने के जो क्या मराहिल है, क्या तरीक़ाकार है, इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर गांचे। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। सर बताएं कि ये जो सेब है इन्हें जो फ़रोख्त करने की मेकनिज़म क्या है और आप जो सालाना इसमें कितना जो रेन्यू यहाँ पर जनरेट करते हैं इस बाग से? शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार साहब। और ये बाग जो है ना तकरीबन जो है ना 261 कनाल पर जो है ना मुहित हैं। इस बाग में अर्चड पोर्शन अलग है, नर्सरी पोर्शन अलग है और ये सीड फार्म का जो है ना पोर्शन वो जो है ना अलग है। जी। यहाँ पे मेकनिज़म ये है कि ऑक्शन करते हैं फ्रूट्स का, तो यहाँ पे जो है ना हमारे इसी बाग के अंदर से हमें कोई 7-8 लाख रुपए जो है ना रेवेन्यू जनरेट होता है हर साल। बिल्कुल। तो ये बाग जो है ना हमारे ज़िले का सबसे बड़ा जो है ना बाग है। जी। तो यहाँ जो है ना लोग जो है ना काफ़ी जो है ना फ्रिक्वेंटली विज़िट भी करते हैं और यहाँ पे जो है ना टूरिस्ट बहुत ज़्यादा इसको देखने के लिए विज़िट करते हैं। तो ये एक इलाके का एक समझे कि एक झूमर है। कितने इकसाम के यहाँ पर सेब पाए जाते हैं? यहाँ पे कोई इस वक्त जो है ना 12 अक़साम के सेब मौजूद हैं, जिसमें रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, सुपर डिलीशियस, अच्छा मशहदी, अमरी, शकरी, मुख्तलिफ अक़साम के जो है ना यहाँ पे जो है ना वो सेब पाए जाते हैं। आज बिल्कुल आपने इकबाल साहब को सुना। इकबाल साहब ने कहा कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आला क्वालिटी के यहाँ पर सेब पाए जाते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पर आके विज़िट करते हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो सेब वो खा कर है उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही बात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।